everyone. This is Syed Usama Nazim. I am a clinical psychologist. मैं आपसे कोर्स लूँगा बायोलॉजी का। हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेकेंड ईयर की, जो कि आपके पेपर पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जो पेपर नहीं दिए, उससे बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये सामने आया कि आपको वो चीज़ें पता नहीं चली जो चीज़ें आपके सामने आने वाली थी। लाइक बॉटनी के अंदर क्या फ़र्क है, ज़ूलॉजी के अंदर क्या फ़र्क है, बॉटनी में 3 लाइन और 5 लाइन आंसर्स कैसे आपने देने हैं, जबकि उसके ऑपोजिट ज़ूलॉजी के अंदर जो आपने रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस का जवाब देना है वो कैसे होगा। आइए पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका 85 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है, 85 मार्क्स का पेपर पैटर्न जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों। पहली चीज़ आपकी बॉटनी, जो कि आपका 45 मार्क्स का होगा। इसी तरह से इसका दूसरा पोर्शन जो कि आपका ज़ूलॉजी का होगा वो 40 मार्क्स का होगा। इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कि ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। पहला सेक्शन जो कि सेक्शन ए कहलाएगा, वो सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होगा और ये 9 मार्क्स का होगा। इन 9 मार्क्स के अंदर आपने 18 MCQs को अटेम्प्ट करना है, विच मीन्स 0.5 का आपका एक MCQs होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पोर्शन जो होगा, वो दूसरा पोर्शन सेक्शन बी के एतबार से डिवाइड हो जाएगा। वो सेक्शन बी में क्या होगा, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। बॉटनी के अंदर ये 22 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। बॉटनी के अंदर ये 22 मार्क्स का होगा, जबकि आपको इसमें 11 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपके पास 16, जिसमें से आपको 11 अटेम्प्ट करने। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आपका सेक्शन सी है। वो सेक्शन सी डिवाइड हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। इसके अंदर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि ये 14 मार्क्स का पोर्शन होगा। 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जबकि आपको अटेम्प्ट करने हैं 2। क्लियर हो गई बात? तो एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरीके से ये टोटल मिला के आपका 45 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, जो कि बॉटनी का होगा। जबकि आपका बॉटनी ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल अलग अलग होगा और उनके अलग अलग मार्क्स डिवाइड होने के बाद इनमें एडजस्ट किए जाएंगे और ये आपका टोटल बनेगा 100 मार्क्स का पेपर, जो कि आपकी बायोलॉजी का होगा। ठीक है जी। अब आते हैं ज़ूलॉजी के पोर्शन। ज़ूलॉजी के पोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है 5 मार्क्स का, यहाँ पे 40 मार्क्स और यहाँ पे 45 मार्क्स। पहला सेक्शन जो कि आपका ज़ूलॉजी पोर्शन का होगा, सेक्शन ए वैसे ही डिवाइड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जबकि सेक्शन ए के अंदर MCQs जो होंगे वो आपके 8 मार्क्स के होंगे। ये 8 मार्क्स वहाँ से वहाँ 9 मार्क्स के हैं, यहाँ पर 8 मार्क्स के हो जाएंगे, विच मीन्स आपको 16 अटेम्प्ट करने। ये भी इसी तरीके से 0.5 मार्क्स का डिवाइड हो जाएगा। कोई इशू? इसके बाद आपके पास जो सेक्शन है वो सेक्शन बी होगा और इस सेक्शन बी के अंदर आपके पास यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 20 मार्क्स के अंदर और इसमें आपको 11 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 1.5, ठीक है जी, मार्क्स का ये पोर्शन आपका होगा। इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे और नॉन रीजनिंग भी होंगे।
ठीक है जी, दोनों इसमें शामिल होंगे। रीजनिंग क्वेश्चंस को आपने 3 to 4 लाइन में ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। जबकि नॉन रीजनिंग के अंदर 4 to 5 लाइन्स के अंदर इन्हें आपने ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका सेक्शन सी है। ये आपका 12 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दिए हुए होंगे 3 में से 2 करने हैं, विच मीन्स 6 मार्क्स का एक आपका आंसर होगा जो कि आपको डिटेल में देना है। अब जब आप बॉटनी और ज़ूलॉजी के डिटेल आंसर्स को जाकर लिखने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए कुछ चीज़ों को आपने रियलाइज़ करना है, देखना है। पहली चीज़, बायोलॉजी इनकम्प्लीट है उस वक्त तक जब तक आप उसके अंदर डायग्राम न बनाएं। एक बात याद रखिए, बायोलॉजी इनकम्प्लीट है उस वक्त तक जब तक आप उसमें डायग्राम न बनाएं। अगर मिसाल के तौर पर वो आपसे बॉटनी के पोर्शन में माइटोसिस या मियोसिस को पूछता है या उसके फेसिस को पूछता है कि बताइए इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस कैसे हो रहा है, तो सबकी डायग्राम आपने बनानी है। याद रखिए कि अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपकी जो थ्योरी लिखी हुई है उसके अंदर से हाफ मार्क्स तो वैसे के वैसे ही चले जाएंगे। ज़ूलॉजी पोर्शन में अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसा सवाल उसने दिया है कि आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताइए, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर आपने मसल्स को डिस्कस नहीं करना, आपने मसल्स की डायग्राम को डिस्कस नहीं करना, ऑल्दो कि आपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिस्कस करना है। आपने उसकी डायग्राम बनानी है कि एच जोन कहाँ पर है, एल जोन कहाँ पर है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है, मसल्स रिफ्लेक्ट कब हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन कब हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने आएंगी उसकी डायग्राम आप बनाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन देने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आप तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद आप अपने पेपर को एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो जो चीज़ आपकी समझ में आई वो ये कि सेक्शन सी इधर आपका बॉटनी हो या ज़ूलॉजी हो, दोनों में डायग्राम्स बनेंगी। डायग्राम नहीं बनाएंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर डायग्राम बनाना नहीं आती तो वो आप पूछ लीजिएगा कि डायग्राम कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे डायग्राम बनाई जाए, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस भी उसकी आपको करनी पड़ेगी। इससे आगे चलते हैं हम आपके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि आपका टोटल कोर्स है। याद रखिए जो आपका कोर्स है वो कोर्स 13 चैप्टर्स के एतबार से डिवाइड हो जाता है। सेकेंड ईयर के अंदर 13 चैप्टर्स मौजूद हैं, जबकि फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके पास चैप्टर्स थे वो 14 चैप्टर थे और लास्ट चैप्टर आपके पास ट्रांसपोर्ट था। यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर आपके पास होगा वो सब मेजर इकोसिस्टम के एतबार से होगा। आइए ज़रा देखते हैं आपकी कोर्स आउटलाइन को। कोर्स आउटलाइन के एतबार से अगर हम देखें तो आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स। इन 13 चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आपके सामने है वो होम्योस्टेसिस। देन उसके बाद दूसरा चैप्टर आपके पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। सही आ रही है। देन नेक्स्ट चैप्टर आपके पास जो आएगा वो कोऑर्डिनेशन, और उसी के साथ कंट्रोल। ब्रेन सिस्टम को पढ़ना है आपने। इसके बाद जो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होता है, सेकेंड ईयर में बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, वो सेकेंड ईयर का इंतज़ार कर रहा होता है कि वो सेकेंड ईयर में आए तो वो इस चैप्टर को पढ़े। ऑल्दो हम कोशिश ये करते हैं कि इस चैप्टर को सबसे एंड में पढ़ाएं। तो वो चैप्टर जिनका सबसे ज़्यादा बच्चों को शौक होता है वो आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद आपके सामने जो चैप्टर आता है
वो चैप्टर ग्रोथ एंड रेगुलेशन। देन उसके बाद जो आपके पास चैप्टर आता है वो सेल साइकिल, जो कंप्लीट बॉटनी पर इन्हिसार करेगा। सेल साइकिल के बाद आपके सामने जो चैप्टर आएगा वो डीएनए एंड क्रोमोसोम। इसके बाद जो चैप्टर आपके सामने आएगा वो चैप्टर सॉरी डीएनए एंड क्रोमोसोम के बाद आपके पास जीन और वेरिएशन। देन उसके बाद जो चैप्टर आपके सामने आता है वो आपके सामने आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके सामने जो चैप्टर आएगा वो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बाद आपके सामने जो चैप्टर आता है वो इकोसिस्टम। देन उसके बाद सम मेजर इकोसिस्टम। नीचे आ रहा है। और इसके बाद लास्ट चैप्टर जो आपके सामने आता है वो मैन एंड एनवायरनमेंट। ये टोटल मिला के आपके चैप्टर्स बनते हैं और इन चैप्टर्स को बॉटनी और जोलॉजी के हवाले से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। याद रखिए कि होमोस्टेसिस बॉटनी जोलॉजी दोनों से सवाल बनाएगा, सपोर्ट एंड मूवमेंट बॉटनी जोलॉजी दोनों से सवाल बनाएगा। होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस के बारे में याद रखिए कि अगर हम छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो एक पुली का अंदाज़ा लगा लीजिए। पुली समझते होंगे आप, सीसॉ को कहते हैं। सपोज करिए कि ये एक सीसॉ है, इसका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मिसाल के तौर पर सपोज करिए कि ये आपकी एपिडर्मल लेयर है जो कि आपकी स्किन की है। वो एपिडर्मल लेयर अंदर से भी उसका टेम्परेचर होता है, बाहर से भी उसका टेम्परेचर होता है। बाहर से टेम्परेचर से मुराद इस रूम टेम्परेचर पर, सराउंडिंग पर जो बात हो रही है। इंटरनल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, इंटरनल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इंटरनल स्टिमुलाई के जरिए आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब होम्योस्टेसिस डिफरेंट चीज़ों से मेंटेन होता है। मसलन मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लगेगी तो क्या होगा, मेरे नर्वस सिस्टम, मेरे स्टिमुलाई यानी नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलाई है वो मेरी बॉडी को ये कहेगा कि अंदर और बाहर का टेम्परेचर में फ़र्क आ गया। जब टेम्परेचर में फ़र्क आएगा तो वो क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड से आपके स्वेट को प्रोड्यूस करेगा। स्वेट प्रोड्यूस हुए, मुझे स्वेट आना शुरू हो गए, स्वेटिंग हो गई। जब स्वेटिंग हुई तो थोड़ी देर बाद वो हवा से, जो इन्वायरमेंट की हवा है, वो स्वेट क्या हो गए, सूख गए। जब वो स्वेट सूखे तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जहाँ मुझे गर्मी लग रही थी वो मेंटेन होने की कोशिश करने लगा। अब इसके अंदर आपके स्वेट ग्लैंड भी हैं, इसके अंदर आपके किडनी के ग्लैंड भी हैं, एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहा जाता है। वो किडनी के ग्लैंड आपके बॉडी के अंदर से यूरिन की फॉर्म को बाहर निकालेंगे जो आपके ब्लड में शामिल हो गया। याद रखिए कि जब इंसान को यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो वो यूरिन की फॉर्मेशन के ज़रिए उसके अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो एक्सक्रीट आउट ना हो तो इंसान परेशान होने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं या किसी पार्क के अंदर हैं और आपको सडनली जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन महसूस होती है, आपको पेशाब आने की हाजत होती है, तो इंसान परेशान होने लगता है, कहता है वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है। क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। होम्योस्टेसिस यानी उसका पुली या फिर उसके अंदर जो मिसाल के तौर पर सीसॉ है वो अनबैलेंस हो जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए उसे एड्रिनल ग्लैंड से, किडनी की मदद से यूरिन को बाहर निकालना है।
जब वो यूरिन बाहर निकल जाएगा तो उसकी बॉडी मेंटेन हो जाएगी। इसके अंदर आप एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आप प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट पर आते हैं। याद रखिए, जब भी हम लाइफ का जिक्र करते हैं या ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जिससे लाइफ एग्जिस्ट होती है या जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है, वहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, सपोर्ट भी नज़र आएगी और मूवमेंट भी नज़र आएगी। मूवमेंट का मतलब ये है कि लाइफ इज़ प्रेजेंट। अब जब लाइफ प्रेजेंट है तो यकीनन उसको उसके ऑर्गन या उसके कोई भी स्ट्रक्चर उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यहाँ चला गया, इस हाथ को मैंने ऐसे हिलाया, मैं वापस यहाँ आ गया, मेरी लेग्स मूव कर रही हैं, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मेरा माउथ मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। फ़र्क क्या है लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर? छोटे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, या फिर आप ये कह लें कि यूनिसेलुलर के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे लोकोमोशन कहते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर की मूवमेंट लोकोमोशन कहलाती है, वो लोकोमोट करते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म जल्दी से जो हरकत करते हैं उसे मूवमेंट कहा जाता है। अब इसके अंदर आप स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, 3 तरह के स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मसल्स के स्केलेटल मसल्स को पढ़ेंगे आप, मसल्स की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे आप, मूवमेंट पढ़ेंगे आप, जेलीफिश में आप पढ़ेंगे, कॉकरोच में आप पढ़ेंगे, ह्यूमन में आप पढ़ेंगे, चाहे वो वर्टिब्रेट हो या फिर इनवर्टिब्रेट हो, आप तमाम के अंदर मूवमेंट पढ़ेंगे। ये भी आपके बॉटनी जोलॉजी दोनों से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर सपोर्ट करने के लिए 3 मेजर टिश्यूज होते हैं, विच इज कॉल्ड जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। कैम्बियम सेल या फिर वस्कुलर बंडल के अंदर ये तीनों टिश्यूज मौजूद होते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि टिश्यू होता क्या है? एक छोटी सी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंच जाते हैं। वो मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने के बाद भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल एंड अ टिश्यू। सेल क्या है और टिश्यू क्या है, वो रटी रटाई चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम टिश्यू की बात करेंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक मजमुआ ऐसे सेल का जो एक जैसे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके किडनी के जो सेल हैं वो आपके हार्ट के अंदर मौजूद हो, या आपके हार्ट के जो सेल हैं वो आपके लंग्स में मौजूद हो, आपके लंग्स के जो सेल हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में मौजूद हो। ऐसा नहीं हो सकता। हर ऑर्गन के डिफरेंट सेल हैं और वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू फिर क्या करता है, अपनी स्टडी करवाता है कि हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू वर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखिए कि जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम को हम डिस्कस करेंगे, प्लांट के अंदर मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की 3 टाइप्स की मूवमेंट है, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। देन आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पर। याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपने तमाम के तमाम अपने नर्वस सिस्टम को पढ़ना है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम कैसे बना, आपके ब्रेन से बना, या आपका नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन पर इन्हिसार करता है। कोऑर्डिनेशन आपको कैसे लेकर चल रहा है और आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करा रहा है। मिसाल के तौर पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अगर सेक्रीशन करना छोड़ दे, जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सेक्रीशन उसने छोड़ दी, आपकी बॉडी में सेक्रेट नहीं कर रहा वो हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब मुझे मेरे हार्मोन ने, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, बॉडी में आया, उसने कहा कि जी जनाब आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, मैंने वो फंक्शन परफॉर्म किया। अब मिसाल के तौर पर समवन कॉल्ड पैरालाइज, अगर वो पैरालाइज है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड
सेक्रीट करने के लिए उसकी मदद नहीं ले रहा, वो सेक्रीट कर रहा है। डाइजेशन उसकी हो रही है, उसे पता नहीं चल रहा। रेस्पिरेशन उसकी हो रही है, उसे पता नहीं चल रहा। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, उसे पता नहीं चल रहा। इसीलिए जब भी कंट्रोल की बात आती है तो हम यहाँ पे हार्मोन को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होंगे, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी। तो केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को ले जाना जिससे आपकी कोऑर्डिनेशन हो सके। आप पूरा ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, आप ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, और इसको आगे लेकर चलेंगे, ज़ूलॉजी पर इन्हिसार करता। आइए ज़रा रिप्रोडक्शन पर देखिए। रिप्रोडक्शन, लाइफ एग्जिस्ट करना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ लाइफ, एनीबडी नोज कि व्हाट इज़ लाइफ? अगर मैं ये बच्चों से सवाल पूछता हूँ, 2015 की बात है कि मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने जब पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ कि लाइफ क्या होती है, तो बॉयज़ और गर्ल्स साथ बैठे हुए थे। एक लड़का एक लड़की की तरफ देखता है और एक लड़की एक लड़के की तरफ देखती है। मैंने कहा बेटा ये लाइफ नहीं है। याद रखिए कि लाइफ को कैरेक्टराइज करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, रेस्पिरेशन, पहली चीज। दूसरी चीज एक्सक्रीशन। तीसरी चीज रिप्रोडक्शन। चौथी चीज सेंसिटिविटी। पांचवी चीज ग्रोथ। छठी चीज मूवमेंट। और सातवीं चीज एजेशन। अगर इन 7 कैरेक्टर्स में से कोई 2 भी एब्सेंट हो जाए, इसका मतलब ये कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा जिनमें से कोई भी 2 ये कैरेक्टर्स जो लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डेड हो और वो रिस्पायर कर रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा होगा, विच मीन्स ब्रीदिंग। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, ब्रीथ कर रहे होंगे। जब वो ब्रीथ करते हैं तो उसके साथ वो अपने अंदर एनर्जी लेकर आते हैं जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। वो एनर्जी उनको मिल रही है किस फॉर्म के अंदर? करेंसी ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, जिसे एनर्जी रिच कंपाउंड भी कहा जाता है। अब ये उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब ये कैसे होगा? जब एक सेल जिंदा है। तो याद रखिए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, क्या ये रिस्पायर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये एनर्जी बनी नहीं रही। क्लियर होगी बात? आइए जरा दूसरे पोर्शन पर जो कि एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन और बाय स्टूल। आप बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करवाएं, और ये तमाम चीज़ें, या चाहे वो स्टूल हो या फिर यूरिन हो, आपकी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल का बाहर निकल जाना। जब टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो आपके अंदर, जाहिर सी बात है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्सक्रीशन तो नहीं करेगा। जब डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्सक्रीशन नहीं करेगा तो इसका मतलब ये कि लिविंग मैटर एक्सक्रीशन कर रहा होगा। वो लिविंग मैटर के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके ऑर्गन इस बात की इजाज़त दें कि आया उसने स्टूल पास करना है, यूरिन पास करना है, या फिर स्वेट पास करना है। वो स्वेट पास या यूरिन पास या स्टूल पास, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल है, आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, एक्सक्रीशन कहलाता है। रिप्रोडक्शन, जो कि हम यहाँ बात कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपको ये चार्ट बना कर दिया। याद रखिए कि रिप्रोडक्शन का री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस करना। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए, टू प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक जानदार है, मिसाल के तौर पर दादा, बाप, आपकी जनरेशन, क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है।
यानी इसके लिए क्या चीज जरूरी है, अगर प्लांट है तो प्लांट के अंदर भी ओवम और एग का होना जरूरी है, स्पर्म ओवम एग चाहे जो भी कह लें आप, जबकि एनिमल के अंदर स्पर्म और फीमेल का एग या ओवम का होना ज़रूरी है। दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, जिंदगी चाहिए। तो जिंदगी के ये वो बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि लाइफ को कैसे एग्जिस्ट और कैसे डिफरेंशिएट कराया जा सके। सेंसिटिविटी, याद रखिए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, या मिसाल के तौर पर कोई मरा हुआ बफेलो पड़ा हुआ है या काव पड़ी हुई है या डॉग पड़ा हुआ है, आप जाके उसे लाते मारो, मुक्के मारो, क्या उसको महसूस होगा? सेंसिटिविटी का मतलब होता है टू फील समथिंग। आप अपना पेन खोलिए, पेन की निब को ज़रा नाक के इस जगह पर हल्का सा जोर से टच करिए, आपको महसूस होगा कि सेंसिटिविटी क्या होती है। या फिर अगर आपको नहीं महसूस हो रहा तो एक काम करिए, अपना एल्बो या नी किसी कोने पे जाके मारिए। जब आप एल्बो और नी मारेंगे तो आपकी पूरी बॉडी लरस जाएगी, एकदम से आपको झटका लगेगा, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह जहाँ पे सेंसिटिविटी फील होती है, जिसे आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो या रिफ्लेक्स आर्च कहते हो, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर महसूस होगा। अब किसी को आप चुंटी भर के दिखाओ, अपने पीछे बैठे हुए को चुंटी भर के दिखाओ ज़रा, आपको पता चलेगा, थप्पड़ लगाएगा कस के, आपको पता चल जाएगा कि उसे फील हो रहा है। आगे आइए ग्रोथ। ग्रोथ की बात अगर आप करें, सपोज करो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। जब ये दो में डिवाइड हो गया तो सेल डिवाइड हो गए। अब ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं ये दो तरीके से होते हैं। सेल की डिवीजन दो तरीके से होगी, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। याद रखिए कि जब फीटस समझते हैं आप, फीटस उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो माँ के पेट के अंदर होता है, यानी बेली के अंदर मौजूद होता है, यानी आप उसे आम फहम ज़बान के अंदर बेबी भी कहते हैं। बेबी उस वक्त तक नहीं कहते जब तक वो पेट के अंदर हो। माँ के पेट से जैसे ही बाहर आता है, जैसे उसकी बर्थ हो जाती है तो उसे बेबी कहा जाता है। पेट के अंदर होगा तो फीटस कहा जाएगा। फीटस की ग्रोथ हो रही है, यहाँ से ग्रोथ शुरू हुई थी। एक स्पर्म था, एक ओवम था, दो सेल आपस में कोलाइड करे, एक बॉडी बनी जिसे ज़ायगोट कहा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, रिप्रोडक्शन हो गई। अब वो रिप्रोडक्शन सेल की हो रही है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की ग्रोथ हुई। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे की ग्रोथ के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मोटा हो गया हो या सिर्फ और सिर्फ लंबा हो गया हो? नहीं, दोनों जगह से ग्रोथ करता। इसीलिए ग्रोथ का मतलब बढ़ना नहीं है, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन लेंथ है एज वेल एज इन विड्थ। लंबाई और चौड़ाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से सेल की डिवीजन होना ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। मूवमेंट, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ था, मूव करके यहाँ चला गया, बड़ी बड़ी जंपें लगा ली उसने, ये तमाम चीज़ें लाइफ के अंदर हो रही होंगी। इसके बाद इजेशन, खाया, ठीक है जी, खाने के बाद अब आपने क्या करना है, उसे अपनी बॉडी से एसिमिलेट करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए आपको इस एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी मदद से, एजिशन की मदद से। जब आपके बॉडी से वो डाइजेस्ट फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगा तो आप बताएंगे कि लाइफ मौजूद है। अगर लाइफ नहीं होती तो इनमें से कोई भी कैरेक्टर आपके सामने नहीं आ रहा होता। ये कैरेक्टर समझाने का मतलब ही है कि आपसे अगर कोई पूछे कि लाइफ कैसे है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये बता के कहानी ख़त्म ना करें, बल्कि ये बताएं, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ के ये मखसूस कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से आपके सामने लाइफ आती है। बच्चों, हमें ये समझ में आया कि लाइफ के ये मखसूस कैरेक्टर्स होते हैं और इन कैरेक्टर्स की वजह से आपको लाइफ पता चलती है। आज हम इन कैरेक्टर्स के साथ अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। याद रखिए कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इस फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि आपके कोर्स आउटलाइन की नेक्स्ट चैप्टर से है, यानी ग्रोथ एंड रेगुलेशन से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।